नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की हमारे को इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप सेकंड यूनिवर्सिटी सीकर के विद्यार्थी होंगे और आप ये सेमेस्टर फिफ्थ की एग्जाम देने वाले होंगे और आपकी सब्जेक्ट मुख्य रूप से ड्राइंग एंड पेंटिंग आपकी सब्जेक्ट रहने वाली होगी। और आपकी एग्जाम डेट मेरे हिसाब से लगभग 3 फरवरी 2026 को आपकी एग्जाम डेट रहने वाली होगी। और आपकी एग्जाम मेरे हिसाब से 3 बजे से 6 बजे तक आपकी एग्जाम होने वाली होगी। तो आपका स्वागत है, हमारी कुछ वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करने वाले आपके पीछे ड्राइंग एंड पेंटिंग आपका सब्जेक्ट है, उसकी इंपॉर्टेंट नोट्स की है। तो नोट्स आपकी 4 यूनिट में हम करने वाले हैं, तो आपको जुड़ जाना है बिना किसी तरीके की। तो फोर्थ यूनिट में आपकी सिलेबस को पूरा कवर करेंगे, तो आपको जुड़ जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी यूनिट फर्स्ट में आपका टॉपिक है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा। तो मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के बारे में आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की भूमिका किस प्रकार थी। तो हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता भारत की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता मानी जाती है। इसका काल लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व इसका काल माना जाता है। और मोहनजोदड़ो हड़प्पा इसके प्रमुख थे शहर थे, यानी मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा इसके प्रमुख शहर माने जाते हैं। यानी इसकी जो आपकी दो सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, तो इसके दो शहर प्रमुख कौन से माने जाते हैं? इसके दो प्रमुख शहर आपके या नगर कह सकते हो, तो नगर आपके हड़प्पा और आपकी मोहनजोदड़ो माने जाते हैं। इस सभ्यता की कला, मूर्तिकला और स्थापत्य उच्च स्तर के थे, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट भी चाहता है कि इसके प्रमुख शहर आपका मोहनजोदड़ो आ जाता है। तो मोहनजोदड़ो की क्या विशेषता होती है, किस प्रकार होती है, तो उसके बारे में आपको बताना है। तो मोहनजोदड़ो आपका मुख्य सिंध प्रांत पाकिस्तान में है, जो वर्तमान समय में इसका अर्थ है कि मृतकों का टीला, इसका अर्थ माना जाता है। आपकी जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या था, आप कहेंगे मृतकों के टीले को ही मोहनजोदड़ो कहा जाता है, ठीक है। स्थापत्य कला आर्चिकल था, ठीक है ना। तो इसकी नगर ग्रिड शैली थी, यानी इसकी नगर ग्रिड शैली योजना थी पर आधारित था आपका। और चौड़ी और सीधी सड़कें उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम दिशा में थी। पक्की ईंटों से बना घर यहाँ पर प्रमुख थे। प्रत्येक घर में स्नानघर, यानी प्रत्येक घर में नहाने का स्नान वह स्नानघर था। कुआं और नाली व्यवस्था एकदम अच्छी तरीके से थी। उन्नत जल निकासी थी, यानी जल की निकासी एकदम अच्छी तरीके से होती थी। एंड आपके प्रमुख स्थापत्य संस्थाएं भी प्रमुख से मानी जाती है। महान स्नानघर, यहाँ पर ग्रेट बाथ भी थे, आप सभी को याद रखना है। एंड वो किसी धार्मिक व सामूहिक स्नान हेतु भी उपयोग किया जाता था। नेक्स्ट आपका शहर आता है कि पक्की ईंटों से निर्मित था। जलरोधक व्यवस्था का प्रयोग किया जाता, अनानगर किया जाता, अनाज संग्रह हेतु बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि मूर्तिकला। तो इसकी मूर्तिकला कैसी थी? तो मूर्तिकला मोहनजोदड़ो से प्राप्त मूर्तियाँ सीमित थी लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण थी, यानी मूर्तियाँ ही तो कम लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मूर्तियाँ थी, ठीक है। नर्तकिका से निर्मित मुख से इनकी नर्तकियाँ थी। खोखली ढलाई विधि थी इनकी, रूप से याद रखना है। आत्मविश्वास और आपकी सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। पुरोहित और राजा इसके माने जाते हैं। स्टेट हाइट स्टेटाइट पत्थर से निर्मित थी। धाडी अलंकृत वस्त्रें प्रमुख से थे। सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक यह माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि हड़प्पा शहर। तो हड़प्पा शहर आपका कहाँ पर विकसित हुआ और किस प्रकार विकसित हुआ? हड़प्पा शहर आपका मोहनजोदड़ो का ही एक प्रमुख शहर माना जाता है। हड़प्पा शहर आपका रावी नदी के किनारे विकसित हुआ। आपका मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ। इसकी स्थापत्य विशेषता नगर नियोजन की मोहनजोदड़ो की समानता, ईंटों से बने विशाल महान स्नानघर यहाँ पर भी थे। मजबूत किलेबंदी और स्नानघर व कार्यशालाएँ भी यहाँ पर प्रमुख रूप से थी, तो आप सभी को याद रखना है। मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर प्रमुख रूप से थी, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता की मिट्टी के बर्तन उच्च कलात्मक स्तर के थे, ठीक। उच्च कलात्मक स्तर के यहाँ के बर्तन माने जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि विशेषताएं। लाल मिट्टी पर काले रंग की चित्रकारी, ज्यामिति आकृतियाँ, पशु पक्षी आपकी उद्यानिक प्रकार और धार्मिक संप्रयोजन प्रमुख प्रकार, ठीक है। कटोरे घड़े थाल सुराही यहाँ पर माने जाते थे। मोहरे की बात की जाए, यानी सील्स की बात की जाए, तो हड़प्पा सभ्यता की पहचान का मुख्य आधार क्या नजर आता? तो इसका मुख्य आधार वर्गाकार व आयताकार माना जाता था। स्ट्रीटाइट पत्थर से निर्मित था। पशु आकृतियाँ बैल, गेंडा और हाथी बाघ थे, ठीक है। अज्ञात लिपि थी, ठीक है। अज्ञात लिपि, प्रतिलिपि, चित्रलिपि अंकित थी। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? उपयोग आपका व्यापारिक उद्देश्य, पहचान चिन्ह और धार्मिक प्रतीक के लिए इसका उपयोग किया जाता था, ठीक है। कला की प्रमुख विशेषताएं। तो कला की प्रमुख विशेषता कौन सी जाती है? आपकी यथार्थवाद आ जाता है, आपकी ये संतुलन और अनुपात आ जाता है, एक सरलता एवं सौंदर्य आ जाता है, एक आपकी कार्यात्मक कला प्रमुख रूप से आ जाती है। तो सबसे पहले कि आपके यूनिट का निष्कर्ष क्या है, यानी कॉन्सिलेशन क्या है? तो इसकी कॉन्सिलेशन आप कहेंगे कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की कला एवं स्थापत्य भारतीय कला परंपरा की मजबूत नींव है। ये सभ्यता उन्नत नगर योजना, मूर्तिकला, शिल्पकला और सामाजिक संगठन का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है।
यूनिट 2। तो यूनिट 2 के बारे में बात की जाए, यूनिट 2 क्या होता है? यूनिट 2 की सिंपली बात की जाए तो आपका मौर्य काल होता है। मौर्य काल के बारे में बात की, यूनिट 2 में मौर्य काल के बारे में आपको सिंपली बताना। तो मौर्य काल के बारे में आप सिंपली बता देना अपने एग्जाम में। तो भूमिका क्या थी? तो मौर्य काल की तो भूमिका आपकी किस प्रकार थी और क्या थी और किस प्रकार थी, उसके बारे में बात की जाए तो मौर्य काल आपका 322 ईसा पूर्व से आपका 185 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इतिहास का पहला समग्र राजनीतिक और सांस्कृतिक साम्राज्य माना जाता है और चाणक्य के मार्गदर्शन में इस साम्राज्य के प्रशासन, कला और उच्च स्थापत्य का उच्च स्तर दिया गया। ठीक है, अशोक के काल में मौर्य काल स्थापत्य का आपका शिखर हुआ। ठीक है, शिखर यानी इसका उद्भव प्रमुख रूप से हुआ था। मौर्य स्थापत्य की शैली कैसी थी और किस प्रकार मौर्य स्थापत्य की स्थापना होती है उसके बारे में बात की जाए। सिंह स्तंभ सबसे प्रसिद्ध था इसका, और संडार पत्थर और या पॉलिश्ड स्टोन का प्रयोग यहाँ पर प्रमुख रूप से होता था। एंड अशोक के स्तंभों पर धर्म की संगई सिकाई होती थी। शिखर पर पशु प्रतिभा जैसे सिंह, हाथी, अश्व आदि होती थी। तकनीकी विशेषता तो पॉलिशिंग एक कल पत्थर से निर्मित थे, अत्यंत संतुलित और मजबूत थे। प्रमुख स्तंभ यहाँ के सारनाथ और सिंह शिखर के माने जाते हैं। और आगे बात की जाए तो सांची एलोरा का अशोक स्तंभ, ये भी आपको स्तूप की बात की जाए तो प्रमुख स्तूप कौन से आ जाते हैं? आपके आ जाते हैं मौर्य काल में बौद्ध धर्म की प्रमुख धरोहर। प्रमुख स्तूप में आपके सांची का स्तूप, गोरदा का स्तूप। सांची का स्तूप आपका मध्य प्रदेश में, आप सभी को याद रखना है। मध्य प्रदेश सांची का स्तूप आप सभी को याद रखना है। स्थापत्य घुमदार संरचना थी, मूल चक्र और चबूतरे थे। बौद्ध मूर्तिकला और शिक्षाएं अंकित थी। ठीक है, भगवान बुद्ध की अस्थियों का संग्रह ठीक था। और मठ या भिक्षुओं का निवास स्थल, निर्माण सामग्री ईंट और पत्थर विशेषताएं थी। केंद्रीय प्रांगण, चारों ओर कोटियां थी। पूजा स्थल का समावेश, प्रमुख विहार स्थल थे सारनाथ और आपकी नालंदा था। ठीक है, ये सांची था, ये सारनाथ का स्तंभ, सारनाथ का मंदिर कहाँ पर था? आपके सारनाथ का मंदिर हमारा गुजरात में है या कहाँ पर था? कमेंट बताना, गुजरात में या मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में। इसका आंसर आपको कमेंट में देना। ठीक है, मौर्य कला तो मौर्य कला पत्थर की मूर्तिकला, पशु प्रतिमाएं, स्तंभ, शिखर। ठीक है, धर्म की शिक्षाएं स्तंभों पर अंकित थी। ठीक है, तकनीक और शैली पत्थर की चिकनाई, चमक थी। ठीक है, संतुलन और यथार्थवादिता, धार्मिक संदेश कला के माध्यम से प्रचार होता था। निष्कर्ष तो इसका निष्कर्ष क्या था? तो सबसे पहले यूनिट का निष्कर्ष की बात की जाए तो इसका निष्कर्ष ये था कि स्तूप और विहार के माध्यम से राजनीति शक्ति और आपकी चेतना और सामाजिक संगठन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। अशोक के काल में धर्म और कला का समन्वय सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है, आप सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि यूनिट 3 के बारे में। यूनिट 3 के ऊपर आ गए हैं बिना इसे देखे, तो यूनिट 3 को आपको एकदम तरीके से देख लेना है। शुंगकाल के बारे में इसको बताया गया। शुंगकाल आपका कब से कब तक माना गया था? आपका 185 से 133 ईसा पूर्व के माना जाता है। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल याद रखेंगे और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुख्य से माना जाता है। ठीक है, इसकी भूमिका क्या थी, किस प्रकार थी? तो इसकी भूमिका आपकी किस प्रकार थी? तो इसकी भूमिका थी सोंगवंश मौर्य साम्राज्य के बाद सत्ता में आया था। बौद्ध धर्म के संरक्षण में सोंग राजाओं ने स्थापत्य और मूर्तिकला को बढ़ावा प्रमुख से दिया था। प्रमुख केंद्र आपकी भरूच स्तूप आपके मध्य प्रदेश में होता है और आपका अमरावती आपकी आंध्र प्रदेश में होती है। इस काल में स्तूप निर्माण चित्रकला का विकास हुआ था। तो आप सभी को सिंपली याद रखना है। इसका वीडियो टेलीग्राम लर्निंग विद तेजल पर मिल जाएगा, बिना किसी कोई पासवर्ड किए और बिना किसी हड़बड़ाहट के साथ सिंपली आपको ओपन ही करना होगा। ठीक है, तो स्तूप आपकी बृहद स्तूप होता है आपका एक गोलाकार आता है। तो गोलाकार आपका होता है तोरणा, ध्वज और वेदिका। बाढ़ पर प्रसिद्ध कथाएं अंकित, पत्थर की नक्काशाई में जंगली जानवर, फूल, वृक्ष और मानव की आकृतियाँ। ठीक है, इंद्रावती स्तूप की बात की जाए तो आपका विशाल भव्य था। ठीक है, एंड सोंग और अगली गुप्त शैली का मिश्रण था। स्तूप के चारों ओर मूर्तिकला और मुख्य से रेलिंग और एलिपि थी। ठीक है, तो मूर्तिकला कैसी थी? तो मूर्तिकला की बात की जाए तो आपको सिंपली बताना है कि मूर्तिकला साहित्यिक और आपकी धार्मिक कथाओं का चित्रण करती है। यक्षी प्रतिमाएं सौंदर्य शक्ति का प्रतीक होती है। जाटक टेल्स क्या होती है? तो बुद्ध की कथाओं का पत्थर पर अंकन करना ही जाटक टेल्स कहा जाता है। ठीक है, मानव आकृति में यथार्थवाद, जीवंत भाव और व्यक्ति सजावटी तत्व पूर्ण होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है कि पत्थर का विस्तृत उपयोग आपका बहुत बारीक नक्काशाई साधारण शैली थी। अमरावती आपकी आंध्र प्रदेश में थी और इसका कथाचित्र और स्तूपों में तोरण एंड वेदिका प्रमुख से मानी जाती है। सामाजिक और धार्मिक महत्व, ये आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में सेम डिटो क्वेश्चन उतरेंगे। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। तो सामाजिक और धार्मिक महत्व, तो स्तूप मूर्तियों बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का जन जन तक पहुंचाने का माध्यम था। आप सभी को याद रखना है।
आम जनता के लिए धार्मिक स्थलों का केंद्र था। सांस्कृतिक और आर्थिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। निष्कर्ष की बात की जाए तो इसका निष्कर्ष यानी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो शुंग वंश शुंग काल में मौर्य काल पर आधारित मूर्तिकला और स्तूप निर्माण में प्रदर्शन शैली विकसित की थी। ठीक है, बृहत स्तूप, आपका नामवती स्तूप इस काल में उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। यूनिट 4 के बारे में हम बिना किसी देरी के डिस्कस लेते हैं। यूनिट 3 हमने कंप्लीट कर ली, तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी यूनिट 3 कंप्लीट करके यूनिट 4 की तरफ जुड़ चुके होंगे और आपको पीछे का एकदम से तरीके से समझ में आ गया होगा, तो आप बिना किसी देरी के यूनिट 4 की तरफ बढ़ जाइए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के यूनिट 4 की तरफ हम बढ़ते हैं बिना किसी तरीके। तो कुषाण काल की बात की जाएगी। कुषाण काल तो आपका 1903 ईसा पूर्व इसका जन्म हुआ। पश्चिम मथुरा आपको माना जाता है, इसका केंद्र पश्चिम मथुरा माना जाता है। एंड मैथुर आपका उत्तर भारत माना जाता है। अमरावती आपकी दक्षिणी भारत। इसकी भूमिका क्या थी, तो कुषाण का साम्राज्य 1वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी तक था। ये काल भारतीय मूर्तिकला में गांधार और मथुरा शैली के उद्भव का था। ठीक है, तो आप याद रखना है कि आपके कुषाण काल का समय काल क्या माना जाता है, इसकी भूमिका क्या थी। कुषाण साम्राज्य 1वीं शताब्दी से 3वीं शताब्दी तक था। आप सभी को याद रखना है इसकी मुख्य विशेषता बौद्ध धर्म के प्रचार और स्थापत्य का विकास करना माना जाता है। ठीक है, आप सभी याद रखना है। कुषाण काल के प्रमुख केंद्र कौन से थे, तो कुषाण काल के प्रमुख केंद्र आपके पश्चिमी उत्तर भारत था। एक आपका वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो मुख्य से स्थित है। और मूर्तिकला में यथार्थवाद और बुद्ध प्रतिमा में एक शैली के कपड़े पत्थर का उपयोग किया, तो चेहरा शांत और गंभीर होता था। इसके प्रमुख स्थल आपके टेलिक्स का और पेशावर होता था। ठीक है, अब मथुरा स्टाइल की बात की जाए, यानी मथुरा स्टाइल में भारत उत्तर भारत का। ठीक है, तो मथुरा आपका आसपास है, स्थान इसका मथुरा के आसपास होता है। प्रभाव आपका शास्त्रीय भारतीय कला थी। लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया जाता है। बुद्ध और भगवान की प्रतिमाओं का भारतीय परंपराओं का प्रभाव था। ठीक है, शारीरिक रूप से अधिक प्राकृतिक सजावटी तत्व कम थे वो अमूर्त भाग की बजाय यथार्थवादी ज़्यादा थे। इसका प्रमुख स्थल आपका मथुरा और सारनाथ और कन्याकुमारी कौसमी माना जाता है। और दक्षिण भारत की आपकी अमरावती स्टाइल जो मुख्य से आपकी कहाँ पर होती है, तो अमरावती स्टाइल आपके हिसाब से भी याद रखना है कि हमारी आंध्र प्रदेश में होती है। तो इसका क्या है और किस प्रकार का तो इसकी विशेषताएं आपकी स्तूप और स्तंभों का कथा, मूर्तियों में यथार्थवाद और सजावटी के तत्व और पत्थर आपके संगम का मिश्रण और बौद्ध धर्म का प्रचार केंद्र प्रमुख से माना जाता है। ठीक है, स्थापत्य स्तूप विहार और चैत्य का निर्माण था। गांधरा आपका स्तूपों में हरे ग्रे को उपयोग किया जाता है। मथुरा आपके लाल बलुआ पत्थर और साधारण लेकिन प्रभावशाली शैली थी। ठीक है, असुविधा देना स्तूप में कथात्मक भित्ति चित्र और नक्काशाई अमरावती के अंतर्गत माने जाते हैं। मूर्तिकला की बात की जाए तो मूर्तिकला क्या थी और किस प्रकार थी, तो मूर्तिकला आपकी गांधरा और हेलेनिस्टिक कला का मिश्रण था। कपड़े के फोल्ड्स थे आप सभी शांत चेहरा और ग्रीक विशेषताएं थी आप सभी मथुरा भारतीय परंपरा का पालन करता था। लाल बलुआ पत्थर था। सजावटी तत्व कम थे, यानी सजावटी तत्व कम थे, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट की तरफ चलते तो अमरावती कथा और चित्र सजावटी की मूर्तिकला के मुख्य से प्रमुख केंद्र माने जाते हैं, आप सभी को याद रखना है। धार्मिक महत्व क्या था और किस प्रकार था, धार्मिक महत्व आपका सिंपली बता देना कि धार्मिक महत्व बौद्ध धर्म की प्रचार में योगदान था। स्तूपों और मूर्तियों के माध्यम से धार्मिक शिक्षाओं का प्रसार, आम जनता के लिए ध्यान और उपासना का केंद्र, आप सभी को याद रखना है। सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व चाहता है कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व के साथ तो कला और संस्कृति का मिश्रण था। गांधरा आपकी थे तो बाहरी संस्कृति के संपर्क में आने के कारण गांधरा। मथुरा आपकी शास्त्रीय भारतीय शैली का संरक्षण करता था। अमरावती आपकी दक्षिण भारतीय बौद्ध कला का केंद्र माना जाता था। आप सभी को याद रखना है कि गांधरा, मथुरा और अमरावती आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलिए तो आपकी जाता है कि कुषाण काल ने भारतीय मूर्तिकला और स्थापत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, सभी याद रखना है। गांधरा, मथुरा और अमरावती शैली ने अलग अलग क्षेत्र में आपकी बौद्ध धर्म, बौद्ध कला और संस्कृति को फैलाया। ये काल भारतीय कला के यथार्थवाद और सजावट के स्थापत्य का नवाचार का प्रमुख केंद्र है। अब आपके बीच में हम करने वाले हैं 10 मिक्स में इम्पोर्टेंट 1 लाइनर कह सकते हैं, 2 या 3 लाइनर कह सकते हैं, तो आपकी एग्जाम में आते हैं। तो आपको बिना किसी तरीके क्लास में कंटिन्यू रहना है। हमने सिलेबस को एक बार बिल्कुल सही तरीके से रिकॉल कर लिया है। इम्पोर्टेंट नोट्स एक बार सही तरीके से रिकॉल कर लिए। अब हम बात करने वाले हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता की स्थापत्य शैली और इसके बारे में। तो मोहनजोदड़ो हड़प्पा में सड़कों का नियमित जाल था। सीमेंट और जैसे पदार्थ बने घर थे।
कुम्हारों द्वारा बनी मिट्टी की मोहरें थी और नालियों का उत्तम जल निकासी व्यवस्था आपकी मानी जाती है। तो उम्मीद थी कि आपको क्वेश्चन सही तरीके से पसंद आ गया होगा और सही तरीके से पसंद आना जरूरी नहीं होता, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके बीच क्वेश्चन आता है कि मौर्य काल में स्तंभों और स्तूपों का महत्व क्या था। तो आप कहेंगे मौर्य काल में स्तंभों और स्तूपों का निर्माण शासन और धर्म के प्रतीक के रूप में हुआ है। अशोक स्तंभों पर शिलालेख के माध्यम से शांति और धर्म का संदेश देते हैं। तो आपके संदेश में एक थोड़ी सी एक टाइपिंग है, तो टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर संदेश में टी का लेना है, टी नहीं यहाँ पे बिंदु लगा लेना, संदेश दिया गया है। तो मौर्य काल में स्तंभों स्तूपों का निर्माण शासन बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में किया गया है। अशोक के स्तंभों पर शिलालेख के माध्यम से शांति और धर्म का संदेश मिलता है, सभी को याद रखना है। नेक्स्ट आ भी जाता है कि भैरवत और अमरावती की मूर्तिकला में क्या अंतर है। तो इन दोनों की मूर्तिकला में क्या अंतर है, तो आप सिंपली बता देना कि भैरवत और मूर्तिकला शैल और कथाओं पर आधारित है, जबकि अमरावती में मूर्तिकला में सजावटी और शिल्पकारी अधिक है, आप सभी को याद रखना है। कुषाण काल में गांधार शैली की विशेषताएं। तो कुषाण काल में गांधार शैली की विशेषताएं बात की जाए तो गांधार शैली में ग्रीक प्रभाव, प्राकृतिक मानव आकृतिक कपड़ों में फोल्ड्स और शांत प्रभाव प्रमुख रूप से माना जाता है। पाटना और कंपनी स्कूल की विशेषता। तो पाटना कंपनी और उसकी स्कूल की विशेषता बतानी है, तो आपके पाटना स्कूल में धार्मिक और राष्ट्रीय चित्रकला पर बल दिया जाता था। कंपनी स्कूल में पश्चिमी रंग और प्रकाश और दृष्टि का प्रयोग को बढ़ावा देती थी। राजस्थान स्कूल की मिनिएचर पेंटिंग में क्या विशिष्टता है। तो राजस्थान स्कूल में जीवंत रंग और युद्ध दृश्य और राजाओं और देवताओं की चित्रण तथा विस्तृत पृष्ठभूमि का प्रमुख केंद्र माना जाता है। निशा भी जाता है कि मुगल स्कूल की पेंटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो मुगल स्कूल में शाही जीवन, भव्य पोशाक और युद्ध शिकार चित्रण तथा प्राकृतिक दृश्यों का यथार्थ रूप से चित्रण किया जाता है। मथुरा शैली और गांधार शैली में अंतर क्या था। मथुरा शैली और गांधार शैली में आपको सिंपली इतना बताना है कि मथुरा शैली में भारतीय शास्त्रीय परंपरा अधिक है और अबला का प्रयोग है, जबकि आपकी गांधार में ग्रीक रोमन प्रभाव और आपकी पत्थर का उपयोग सबसे ज़्यादा है। अमरावती स्तूपों का मुख्य आकर्षक क्या है। तो मुख्य आकर्षक है उनके चित्रण, मूर्तिकला और सजावटी प्रमुख तत्व है जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रसार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे जाता है कि पाली अपभ्रंश और जैन हाई स्कूल की महत्व क्या था। पाली और अपभ्रंश स्कूल में धार्मिक ग्रंथों का चित्रण, जैन स्कूल में जैन धर्म की कथाओं का यथार्थ रूप से प्रमुख चित्रण करना माना जाता है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। तो हम आगे क्लास को कंटिन्यू रखते हैं। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की स्थापत्य और मूर्तिकला का वर्णन कीजिए। 200 आंसर 200 वर्ड में आपको आंसर देना है सिंपली। तो आपकी मैं आपको इसी को लेता हूँ। ठीक है, तो आगे बताना है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सभ्यता भारतीय नगरीय सभ्यता थी। इसके प्रमुख उदाहरण इन नगरों की स्थापत्य कला की उच्च स्तर और मोहनजोदड़ो ग्रिड व्यवस्था का प्रयोग हुआ था, जहाँ सड़कें आपकी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम सीधी सड़कें, चौड़ी सड़कें थी। मकान ईंटों के बने थे। प्रत्येक घर में आपकी स्नानागार थे, कुआं थे, जल निकासी व्यवस्था की सुव्यवस्थित थी, सामूहिक उपयोग किया गया था। ठीक है, कार्यशालाएँ थी, आर्थिक स्थिति थी, पुरोहित थी, आपकी जैसी प्रतिमाएं महत्वपूर्ण थी, आप सभी को याद रखना है। एंड मुख्य से नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बीच आता है कि मौर्य काल में स्तूप और विहार कला का वर्णन कीजिए। तो आपको वर्णन करना है, इसका किस प्रकार करेंगे। तो वर्णन करना है, आपको बताना है कि मौर्य काल आपका 322 से 185 ईसा पूर्व माना जाता है। भारतीय स्थापत्य और मूर्तिकला का महत्वपूर्ण काल था। अशोक ने समय में मौर्य स्थापत्य और मूर्तिकला का शिखर हुआ था। मौर्य स्तंभ जैसे सिंह स्तंभ शासन धर्म के प्रतीक, इन पर धर्म शिक्षाएं अंकित की गई थी और धर्म का संदेश देती थी। स्तंभों का निर्माण एकल पत्थर से किया गया था। ठीक है, और उन पुरुषों की प्रतिमाएं थी। वो स्तूप धार्मिक संरचना के बनाए गए थे। प्रमुख स्तूपों में सारनाथ के और सांची के स्तूप प्रमुख रूप से शामिल है। और नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आता है कि आपको बताना है कि शुंग काल के स्तूप और मूर्तिकला की विशेषता लिखी है। तो शुंग काल आपका 185 से 73 ईसा पूर्व माना जाता है। मौर्य का साम्राज्य के बाद आया था। इस काल में बौद्ध धर्म के संरक्षण में स्तूप और मूर्तिकला का विकास हुआ था। ठीक है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसमें गोलाकार आधार और आपके टोरना और द्वार था। ठीक है, और आपके यहाँ मूर्तिकला, जंगली जानवर। अमरावती स्तूप आपका आंध्र प्रदेश में, यहाँ पर विशाल और भव्य आयोजन किया जाता है। कथा चित्र, मूर्तिकला, सजावटी इसके प्रमुख आकर्षण केंद्र माने जाते हैं। तो आपको सिंपल याद रखना है। नेक्स्ट आता है कि कुषाण काल और मथुरा काल में अंतर बताइए। तो कुषाण काल आपका 300 से 375 ईसा पूर्व माना जाता है। भारतीय मूर्तिकला प्रमुख विकास यहाँ पर हुआ था। इस काल में गांधार, पश्चिमी उत्तर भारत और
मथुरा शैली विकसित हुई थी, तो आपको सिंपल ही याद रखना है। नेक्स्ट आपने जैसा कि गांधार शैली में ग्रीक रोमन प्रभाव स्पष्ट है। पत्थर की मूर्तियाँ यथार्थवाद और प्राकृतिक रोमन मानव आकृति का उदाहरण है। बुद्ध प्रतिमाओं में रोमन और ड्रेपरी और शांत भाव देखने को मिलता है। प्रमुख स्थल आपके टेलिक्सा एंड प्रेसर थी, ठीक है। एंड मथुरा शैली में भारतीय परंपरा का पालन हुआ है और लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग सजावटी तत्वों में सरलता के लिए होता है। तो बुद्ध और जैन प्रतिमाओं में यथार्थवाद और धार्मिक भावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब आपके 500 वर्ड आंसर वाला क्वेश्चन आ गया, तो आपको सिंपल इसका भी देख लेना। 500 उत्तर में 500 शब्द सीमा में आपको इसका उत्तर देना है, सिंपल इसका उत्तर दे देना है, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा सभ्यता, मौर्य और शुंग काल की स्थापत्य एवं मूर्तिकला का विस्तृत वर्णन है, ठीक है। भारतीय प्राचीन सभ्यता में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा प्रमुख से रहती थी। यहाँ पर उन निकासी की व्यवस्था और स्नानघर, महान की ईंटों का घर है। एंड मुख्य से उत्तर से दक्षिण तक सड़कें हैं और पूर्व से पश्चिम की तरफ सड़कें आपकी अनानगर बर्तन पशु पक्षी की एक अच्छी कला थी। वहाँ पर बहुत से लोग थे। मौर्य काल में स्तूप और आपकी प्रमुख स्थापत्य संरचना अशोक स्तंभों के दम की शिक्षा अंकित की गई है। तो मुख्य से शुंग काल का आपका समय का आप सभी को पता होगा कि 185 से 33 पूर्व माना जाता है। मूर्तिकला का विकास भैरुत स्तूप में गोलाकार आधार टोना वेदिका प्रबोध कथाएं अंकित की गई। अमरावती स्तूप आपकी विशाल अगर आप सभी को सिंपली याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन आता है कि कुषाण काल की गांधार, मथुरा और अमरावती शैली की मूर्तिकला। तो इसका भी आपको सिंपली ऐसा बता दें, कुषाण काल हमारा 330 से 335 ईसा पूर्व का था, ठीक है। और भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण चरण था। इस काल में बौद्ध धर्म के प्रचार का तेज हुआ और इसके साथ ही गांधार मूर्तिकला अमरावती अलग अलग क्षेत्रों में प्रसिद्ध हुई थी। आप सभी को याद रखना है सिंपली। नेक्स्ट बात की जाए तो आपकी तो सिंपली आपको ये सभी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इसका निष्कर्ष हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। निष्कर्ष की बात की जाए, कुषाण काल की मूर्तिकला स्थापत्य भारतीय कला के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस काल की कला बौद्ध धर्म के सामाजिक प्रचार, सामाजिक जीवन और आपकी सांस्कृतिक पहचान का प्रमुख माध्यम बन गई है। जिसे गांधार, मथुरा और आपकी अमरावती शैली मूर्तिकला में इसका योगदान प्रमुख रूप से देती है। तो आपको सिंपली याद रखना है। आपकी पूरी यूनिट को हमने कंप्लीट कर दी है। यूनिट 1 को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट 2 को कंप्लीट कर लिया, यूनिट 3 को कंप्लीट कर लिया, यूनिट 4 को कंप्लीट कर लिया। और आपका जो पेपर का पैटर्न रहता है उसके माध्यम से हमने 10 मिक्स में बनाने किए थे। उसके बाद 4 उससे बड़े वाले और 2 क्वेश्चन उससे बड़े वाले क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है क्लास आपको सही तरीके से पसंद आएगी। तो क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट के जरूर बताना है क्लास कैसी लगी। और आपका इसका कंप्लीट PDF आपको इसके 2 कंप्लीट PDF 17 पेज का कंप्लीट PDF है। ये PDF आपको सेकंड यूनिवर्सिटी तो आपकी एग्ज़ाम है उसका PDF आपको हमारे चैनल लर्निंग विद तेजल में मिल जाएगा। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको सही तरीके से पसंद आया होगा। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपने एक प्रत्येक विद्यार्थी के पास इसको शेयर करना है, जिससे कि आपकी लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम चैनल पर लगातार विद्यार्थी जुड़े और उनका फ़ायदा प्रमुख रूप से हो सके। तो उम्मीद है कि आज का इस BA सेमेस्टर 5th के लिए आपका जो हमारी वीडियो प्रोवाइड किया गया था ड्राइंग एंड पेंटिंग के लिए, आपकी एग्ज़ाम 3 फरवरी को होगी मेरे हिसाब से। अगर डेट अलग है तो मेरे को समझ आता हूँ, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपकी एग्ज़ाम डेट 3 फरवरी को ही होने वाली होगी। तो स्वागत है आप सभी का। तो आप सभी को उम्मीद करते हैं वीडियो आप सही तरीके से देखे होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो में जो कमी रही उसको भी कमेंट करके बताना कि भाई आपकी वीडियो में ये कमी है, वो इसकी कमी है, क्या कमी है, और आप कंटेंट में कैसा पढ़ाती हो और आपका कंटेंट हमारे एग्जाम में आता है या नहीं आता है, और आप किस प्रकार आगे मेहनत करिए जिससे कि हमें फ़ायदा हो सके और आपको एक फ़ायदा हो सके। तो उम्मीद है ज़रूर बताएंगे। और आपको हमारे लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम पर भी जुड़ जाना है। टेलीग्राम में आपको दिखा दूंगा एक बार आपको फिर से आपकी जो क्लास ली थी उसको अकॉर्डिंग टू सिलेबस ली थी। अगर आपको हमारी कोई क्लास में कोई कंटेंट कमी लगी तो आपको ये सिलेबस दिया गया, आप इस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ के चले जाना। आपका यही सिलेबस है, यूनिट 1 का और यूनिट 2 का, यूनिट 3 का, यूनिट 4 का, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस को पढ़ के चले जाना। अगर हमारी कंटेंट में अगर कहीं कमी लगी है तो आपको यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपके पास ये बुक्स है तो आप इन बुक्स में से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे दिया गया है OPC सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लास ली गई है, कहीं से भी अलग क्वेश्चन नहीं लिए गए। आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमने क्लास ली, अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपकी 4th यूनिट में हमने सिलेबस को कंप्लीट करने का प्रयास किया। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी सिंपली सही तरीके से जुड़ चुकी होंगी अपने लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम चैनल से। तो ये है हमारा लर्निंग विद तेजल टेलीग्राम चैनल, आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी विषयों के जैसे यहाँ पर UG सोशोलॉजी की सभी के इंपॉर्टेंट नोट्स यहाँ पर अपलोड होती है। तो आपको यहाँ पर भी जुड़ जाना है जिससे कि आपको कहीं पर कोई दिक्कत ना आए। ये है अपना एक व्हाट्सएप चैनल जहाँ पर एक दिन पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड होती है। तो आपको यहाँ पर भी जुड़ जाना। तो उम्मीद है आप यहाँ पर भी जुड़ जाएंगे जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।
तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको एकदम से तरीके से पसंद आएगा होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलती है एक अच्छी वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।